स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 19 पार्ट ए। ओके, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ही हमारे ट्रांजिएंट के जो बचे हुए थे उन्हें करते हैं। पहला पूछा है कि फाइंड करंट इन ईच इंडक्टर एट टी इजकल टू 0+। तो जस्ट आपका जीरो जो है तो जीरो के जस्ट बाद 0+ पे आपको करंट यहाँ पे इंडक्टर के अंदर आपको बतानी है और ईच इंडक्टर में बतानी है। ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ब्लू से हाईलाइटेड। L1 एक इंडक्टर है, L2 दूसरा इंडक्टर है और आपका 5 ओम का रेजिस्टेंस है। ये स्विच आपने जस्ट बंद किया टी इजकल टू 0 पे। 0+ मतलब आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। ओके, आफ्टर क्लोजिंग द स्विच आपको बताना है। तो स्विच को क्लोज होने के जस्ट पहले अगर देखा जाए, ओके, 0- पे, तो आपको पता है कि 0- पे करंट इंडक्टर में अगर कोई भी सप्लाई नहीं है तो 0 है, और करंट जो कि इंडक्टर के लिए हम अगर बात करें तो वो 0- और 0+ पे सेम रहता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो 0- पे L1 वाले में पहले इंडक्टर में करंट 0 है, दूसरे में भी 0 है, तो आपका आफ्टर 0+ पे भी वो 0 ही रहेगी। बट ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, और यही मतलब मेन जो क्वेश्चन हम इसको पढ़ रहे हैं वो इसी वजह से पढ़ रहे हैं कि ऐसा नहीं है, ये चीज़ गलत है, और ये क्यों गलत है वो यहाँ पे देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर इसको क्लोज, ठीक है, इसको क्लोज करते हैं और अब उसके बाद 0 सेकेंड पे इसको थोड़ा सा एग्जामिन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, एग्जामिन। तो जब एग्जामिन करेंगे इसको 0 सेकेंड पे या फिर बोले तो 0+ सेकेंड पे, तो ये स्विच क्लोज हो गया, ये आपका क्लोज हो गया, ये लूप। अब यहाँ पे जो इंडक्टर है वो ओपन सर्किट की तरह ट्रीट किया जाता है आपका 0+ पे। ओके, जब आपका स्विच क्लोज हो गया है तो ये ओपन सर्किट, दिस इज ऑल्सो ओपन सर्किट, और ये 5 ओम का रेजिस्टेंस इसके संग आपका लगा हुआ है। अब क्योंकि ये आपका ओपन सर्किट है तो इसका रेजिस्टेंस है इन्फिनाइट। ओके, ये ध्यान से समझने वाली बात है, इसका रेजिस्टेंस है इन्फिनाइट, तो इसका वोल्टेज भी इसके एसोसिएटेड इन्फिनाइट होगा। सेम फॉर दिस इंडक्टर, क्योंकि ये ओपन सर्किट है तो इसका भी रेजिस्टेंस इन्फिनाइट और इसके एसोसिएटेड इसका जो ये वोल्टेज है ये भी इन्फिनाइट होगा। अब यहाँ पे दिक्कत क्या हो गई कि आपका KCL सेटिस्फाई नहीं हो रहा। ओके, तो इस वजह से क्या होगा, ये एक इम्पल्स रिस्पॉन्स है, आपको इन्फिनाइट वोल्टेज आपको इम्पल्स रिस्पॉन्स के लिए ही मिलता है। ओके, मतलब ये 18 एम्पेयर अब इधर कहाँ कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी वो चीज़, और 5 ओम तो साथ में रहेगा ही, उसको उसके अंदर तो क्या करंट जा ही नहीं रही क्योंकि ओपन सर्किट है। KCL क्योंकि यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो इस वजह से ये आपका क्या है, वैलिड नहीं होगा। ये जो 0- और 0+ पे करंट सेम होती है वो इस पर्टिकुलर केस के अंदर। ओके, तो ये एक तरीके से इम्पल्स रिस्पॉन्स है। तो अभी हमने केवल इतना जाना कि इस क्वेश्चन में ये जो करंट आपका 18 एम्पेयर आ रहा है ये इम्पल्स रिस्पॉन्स है। अब क्योंकि ये इम्पल्स रिस्पॉन्स है, इसको करंट सोर्स को IS ले लिया 18 एम्पेयर। अब इसको हमने क्या किया कि इंडक्टर को सेम जैसे वो है वैसे ही ट्रीट करते हुए विदाउट ओपन और क्लोज करते हुए इनको बनाया, ठीक है। ये 3 हेनरी का है, ये 6 हेनरी का, इसमें I1 करंट जा रही है और इसमें I2 करंट जा रही है। अब क्या यहाँ पे एक चीज़ तो समझने वाली है कि 5 ओम, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 5 ओम कैन बी नेग्लेक्टेड विद कंपेयर टू द इन्फिनाइट रेजिस्टेंस, क्योंकि इसके अंदर ये 5 ओम रेजिस्टेंस है, बट इसके एसोसिएटेड अगर देखा जाए तो ये जो ओपन सर्किट हमने किया है ये इन्फिनाइट रेजिस्टेंस है। तो जब आप इन्फिनाइट रेजिस्टेंस के संग किसी भी रेजिस्टेंस को लगा दोगे तो फिर उसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं बचेगा। तो ये 5 ओम आपका नेग्लेक्ट किया जा सकता है, इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे। तो 5 ओम को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। इसका मतलब कि सीधे से आपके 2 सीरीज़ में लगे हैं इंडक्टर और दोनों में ही करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, हमें KCL को सेटिस्फाई कराना है। क्योंकि ऊपर KCL सेटिस्फाई नहीं हो रहा था इसलिए इसको ऐसे किया गया है। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजिंग है कि जब हमने इसको इंडक्टर को ओपन सर्किट नहीं किया यहाँ पे तो फिर हम 5 ओम को क्यों नेग्लेक्ट करेंगे। ओके, एक्चुअल में यही चीज़ हो रही है 0 सेकेंड पे, बट सॉल्व करने के लिए हम इसको ऐसे ट्रीट कर रहे हैं। फिर सीधे से करंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, दिस इज द फर्स्ट मेथड। तो हमने करंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड लगाया तो हमारा जो करंट है 18 एम्पेयर वो 12 एम्पेयर और 6 एम्पेयर में डिस्ट्रीब्यूट हो गई और डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया। ये तो पहला मेथड था। अब दूसरे मेथड की तरफ चलते हैं। दूसरा मेथड, इसी क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन अब रिड्यूस होकर इतना बचा कि ये एक इम्पल्स रिस्पॉन्स है, इस तरीके का ये सर्किट आपका रीड्रॉ कर लिया हमने। पहले मेथड से करंट डिस्ट्रीब्यूशन से निकाल लिया, सेकेंड मेथड से जब हम निकालना है हमें, ओके, तो ये सेकेंड मेथड से करते हैं। तो IS इक्वल टू 1/L1, जो इंडक्टर की इक्वेशन होती है I और V के बीच में, उसको हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ वोल्टेज आपको करंट देता है इन एन इंडक्टर, तो 1/L1, ओके, इंटीग्रेशन ऑफ V dt 0 से T तक, फिर 1/L2 0 से T तक, और 0+ पे निकालना है हमें। ओके, तो यहाँ पे 0- से 0+ की वैल्यू को हम करंट को निकालते हैं। ओके, एक्चुअल में मतलब 0+ पे निकालना, तो आप पूरा 0- और 0+ के बीच का, मतलब एक्चुअल में तो ये 0 ही है, T इक्वल टू 0, तो इस पूरे उसको हम ले लेंगे कंडीशन को, इसको सॉल्व करने के लिए।
ओके, तो ये चीज़ हुई। अब यहाँ पे सबसे मेन जो चेंज हमें करना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, वैसे ये सॉल्व नहीं होता बट अब सॉल्व होगा अगर आपको ये चीज़ पता है तो, क्योंकि v इक्वल टू डी साई बाई डी टी भी होता है। ओके, फ्लक्स लिंकेज के इक्वल होता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स वोल्टेज, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स फ्लक्स, दिस इज फ्लक्स लिंकेज। तो साई इसी इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी को साई से रिप्लेस कर देते हैं, तो ये साई 0+ और साई 0-, क्योंकि जीरो प्लस दोनों में ही, क्योंकि 0- पे आपका कुछ भी करंट या कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, स्विच ओपन था, तो 0- वाला टर्म हटा ही देंगे। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन केवल 0+ वाली लिमिट के लिए करेंगे, तो साई 0+ और साई 0+ अपॉन L1 और अपॉन L2। अब इसी तरीके से जो करंट है टोटल 18 एम्पेयर, उसको इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और यहाँ से कॉमन टर्म जो आपका साई 0+ है उसको निकाल लेंगे, जो कि आया 36। अब आपका फिर से पता है कि IL 0+ जो होता है वो आपका साई अपॉन L के इक्वल होता है, ठीक है। ये जो I है वो आपका साई अपॉन L के इक्वल है, सिंपल सा। और ये चीज़ हमने यहाँ पे भी करी थी, बट ये पर्टिकुलर साई 0+ हमें नहीं पता था। अब साई 0+ हमें पता है, फिर आप पर्टिकुलर IL1 0+ अलग अलग निकाल सकते हैं। तो 36/3 इस इंडक्टर के लिए 12 एम्पेयर, इसके लिए 6 एम्पेयर, सेम ऊपर के जैसा हमने करंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को लगा के किया था। ओके, तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हमने काफ़ी चीज़ें करी, 5 ओम को नेग्लेक्ट किया है। हमें डायरेक्ट आंसर तो 0 ये मिल रहा था कि 0 पहले है तो 0 बाद में भी रहेगा, क्योंकि करंट इंडक्टर के लिए आपका सेम इक्वल को फॉलो करती है 0- 0+ पे, बट ये वैलिड नहीं था क्योंकि ये इम्पल्स रिस्पॉन्स था। फिर हमने 2 अलग मेथड से सॉल्व किया, करंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और आपका ये सेकेंड ये फ्लक्स लिंकेज वाला मेथड। तो इस तरीके से पूरा ये सॉल्व हुआ। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट में दिया गया है कि इन एनी गिवन नेटवर्क, ठीक है, इन एनी गिवन नेटवर्क इम्पल्स नेचर विल बी ऑब्टेन ओनली व्हेन आइडियल सोर्सेज आर देयर। तो किसी भी गिवन नेटवर्क में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इम्पल्स नेचर आपको मिल तो सकता है, केवल और केवल कब मिलेगा, जब आपका आइडियल सोर्सेज वहाँ पे होंगे। ओके, सारे के सारे सोर्स आइडियल होने चाहिए, लाइक डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। तो जैसे ये 18 एम्पेयर का सिंपल सा एक करंट सोर्स है, तो ये एक आइडियल सोर्स है, तो यहाँ पे आपको इम्पल्स रिस्पॉन्स मिल सकता है। ओके, बाकी नहीं मिलेगा। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं अपने आज ही के इसी लेक्चर के 19A के। ये क्वेश्चन आपका सिंपल से क्या है कि 3 एम्पेयर का ये डीसी करंट है, ये ठीक है, ये आपका करंट सोर्स है, यहाँ पे स्विच इसके पैरेलल में लगा है और पहले वो क्लोज था पर t=0 पर वो ओपन किया जा रहा है एरो को देखते हुए। फिर आपका 3 ओम का एक रेजिस्टेंस है, एक 5 ओम का रेजिस्टेंस है, एक करंट सोर्स और है जो 2U1 - t के इक्वल है, और इनके बीच में एक वोल्टेज सोर्स है जो कि 10U(1 + t) या t+1 के इक्वल है। अब आपको पूछा गया है कि I1 निकालो t=-2 सेकेंड पे। क्वेश्चन ईजी हो गया। जैसे उसने एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट दे दिया, मतलब आपको चेक करना है कि उस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे आपके कौन से सोर्सेज उस समय वैलिड थे, कौन से सोर्सेज का आपका जो भी पावर है वो लग रही है, ठीक है। पावर मीन्स या तो करंट सोर्स करंट दे रहा है और वोल्टेज सोर्स वोल्टेज दे रहा है। तो t=-2 सेकेंड पे देखते हैं। अब आप सीधे से सबसे पहले इनकी लिमिट चेक करो, जो ये सोर्सेज, ये तो देखो सिंपल, ये तो अप्लाई होगा ही, डीसी सोर्स -∞ से ∞ तक अप्लाई होता है। 3 एम्पेयर आपका -∞ से और +∞ तक आपको वैल्यू देता रहेगा, पर इनमें U(1 - t) U(1 + t) मल्टीप्लाई है, तो इनको चेक करना पड़ेगा। अब क्योंकि हमें पता है ut 0 से ∞ तक होता है, ठीक है, ये सिग्नल सिस्टम का है और ईजी पार्ट है, वैसे तो हार्ड नहीं है, पर बिल्कुल जिसको सिग्नल सिस्टम नहीं आता उसको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दिक्कत हो सकती है। u(t) 0 से ∞ तक, u(-t) कर देंगे, लिमिट चेंज हो जाएगी -∞ से 0 तक। तो इसी से ग्राफ बनाते हैं कि u(t+1) का, अगर आप t+1 का बनाएंगे तो वो -1 से बनेगा पीछे से, और 1 - t का बनाएंगे तो वो बनेगा तो आगे से, लेकिन क्योंकि ये 1 - t है, इसको बोल सकते हैं कि u(-t+1) है ये, तो इस तरीके से, या फिर माइनस बाहर लेके तो t-1 है, इस तरीके से। तो ये जो t-1 है इसका ग्राफ आपका बनता है ऐसे, इससे इधर को, लेकिन क्योंकि इसमें माइनस लग गया है तो इस पर्टिकुलर ग्राफ का ये बिल्कुल उल्टा पार्ट हो जाएगा, ठीक है, उलट जाएगा। तो ये आपका ग्राफ बना। अब आप इसमें चेक कर सकते हैं कि t=-2 सेकेंड पे कौन सा सोर्स वैलिड है। आपको साफ साफ दिख रहा है कि आपका ये वाला वैलिड नहीं है, u(1 + t) -2 सेकेंड पे वैलिड नहीं है। ये कहाँ पे आपको मिल रहा था, ये ऊपर आपको एज अ वोल्टेज सोर्स मिल रहा था, तो ये आपका यहाँ पे शॉर्ट हो जाएगा। तो वोल्टेज क्योंकि शॉर्ट सर्किट के तरह काम करता है, तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ओके, ओपन तो नहीं होगा, शॉर्ट हो जाएगा वायर। तो वोल्टेज को आप वोल्टेज सोर्स को रिमूव कर सकते हैं, बट ये जो करंट सोर्स है ये आपका 2 सेकेंड्स पे ये आपका कुछ वैल्यू आपको दे रहा है। तो ये जो सोर्स है करंट वाला जिसकी वैल्यू 2 है, 2 × U(1 - t) है, तो ये केवल 2 एम्पेयर बचेगा। ओके, तो यहाँ पे इतना ही देखना सबसे मेन चीज़ थी।
अब इसमें देखते हैं कि देखो ये आपने 3 एम्पेयर लिखा इधर, वेट अ मिनट, ये 3 एम्पेयर का लिखा और ये आपने पूरा सर्किट डायग्राम बना लिया। ये 2 एम्पेयर इधर है, ये 3 एम्पेयर इधर है और बीच में आपका कुछ भी नहीं है और आपको ये I1 निकालना है t=-2 सेकंड पे। अब क्योंकि आपको ये आइडियल सोर्स बन चुके हैं 3 एम्पेयर 2 एम्पेयर, तो अब उस -2 सेकंड वाले ख्याल को छोड़ दो। अब आपने वो पहले ही कर लिया कि उस -2 सेकंड पे जो जो वोल्टेज सोर्सेज या करंट सोर्स एप्लीकेबल थे आपने केवल उनको रखा, बाकियों को हटा दिया। ओके, I1 करंट क्या है जो इस जगह से जा रही है, इस 5 और 3 ओम के बीच में से। अब आपको साफ दिख रहा है कि क्योंकि ये शॉर्ट है, क्योंकि -2 सेकंड कब है, जब आपका स्विच ओपन था। मतलब भाई माइनस टाइम वही तो होता है ना जब स्विच ऑपरेट ही नहीं हुआ है, और स्विच ऑपरेट होने के पहले आपको दिख रहा है कि स्विच ऑपरेट होने के पहले क्या था, क्लोज था, ऑपरेट होने के बाद स्विच ओपन हुआ है, तो ये ये पैरेलल हो गया। तो आपको जो 3 एम्पेयर है वो तो इसी में घूम के रह जाएगा करंट। ओके, अब ये 3 एम्पेयर इसी में घूम के रह गया। अब क्या होगा कि केवल जो 2 एम्पेयर है ये इस वाले सर्किट में घूमेगी, और वो भी इनके थ्रू नहीं जाएगी। हमेशा जो करंट होती है वो एक आपका प्लेन वायर को ढूंढता है, शॉर्ट सर्किट वायर को ढूंढता है, उसको रेजिस्टेंस के पार्ट से नहीं जाना, तो वो इससे ऐसे पाथ को फॉलो करेगी। तो ये तीनों 5 ओम के आपके रेजिस्टेंस किसी काम के बचे ही नहीं, तो आपका इस जगह से सीधे सीधे आपका 2 एम्पेयर करंट फ्लो करेगी। तो ये इसका आंसर हो गया। ओके, ये वही चीज़ें हो गई कि u(t+1) डोंट एग्जिस्ट और ये एग्जिस्ट। ठीक है, सिंपल सा। तो ये तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन था अगर सिग्नल सिस्टम आता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड करंट रिस्पॉन्स इन द इंडक्टर। इंडक्टर में करंट रिस्पॉन्स निकालना है, जो कि येलो से हाईलाइटेड है, एट t>0। सो t>0 पे आपको निकालना है। अब यहाँ पे सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए मान लो, प्रैक्टिस के लिए कि यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि tan u(-t) का इस्तेमाल किया है। ओके, tan u(-t), तो tan u(-t) का इस्तेमाल किया है, तो इससे क्या हो गया कि आपका u(-t) आपको चेक करना पड़ेगा कि इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाती है। अब u(-t) आपका क्योंकि माइनस कर दिया तो -∞ से 0, देखो -∞ से 0 ये ग्राफ बना। इसका मतलब t>0 के लिए ये आपका सोर्स एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, और आपको t>0 पे निकालना है करंट की वैल्यू। तो हम यहाँ पे दोनों को सॉल्व करते हैं। कैसे, t<0 जब लेंगे तो ये आपका tan u(-t) केवल 10 बचेगा, तो ये 10 एम्पेयर की तरह काम करेगा। ये 3 ओम का रेजिस्टेंस, ये 6 ओम का रेजिस्टेंस, और t<0 पे आपका इंडक्टर है जो शॉर्ट सर्किट काम करता है। तो ये क्या हुआ कि केवल ये 10 एम्पेयर की करंट ये 2 रेजिस्टेंसेस में डिवाइड होगी, जो दोनों पैरेलल में है, और आपको डिवाइड करना है। तो करंट डिवीजन रूल लगा लेंगे, और जो 6 ओम से जाएगी वही आपका इस इंडक्टर से जाएगी करंट, तो आपका 10/3 आ गया। ईजी सा आंसर। नेक्स्ट, जब आप t>0 के लिए चेक करेंगे, इसका मतलब उस जगह पे आपका जो करंट सोर्स है वो ओपन हो चुका है। ओके, क्योंकि वहाँ पे करंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, क्योंकि u(-t) एग्जिस्ट नहीं कर रहा है आपका t>0 के लिए। तो ये आपका ओपन हो गया। जब ये ओपन हो गया तो फिर यहाँ पे जो ऑलरेडी करंट थी t<0 की वजह से, ये जो करंट है t<0 की वजह से है इस इंडक्टर में, तो इंडक्टर एक करंट सोर्स से रिप्लेस हो जाएगा 10/3 एम्पेयर। तो सीधा सा क्या हो जाएगा कि 10/3 एम्पेयर करंट इससे जा रही है, बट यहाँ पे हमें सोर्स फ्री कंडीशन का जो पूरी इक्वेशन है उसका इस्तेमाल करना है ट्रांजिएंट के अंदर का, कि IT ट्रांजिएंट में इंडक्टर के अंदर का I0 (r/Lt). तो देखो I0 तो हमने निकाल ही लिया है कि t<0 के लिए आपका क्या करंट की वैल्यू है, 10/3। ओके, अब आपको और क्या चाहिए, e⁻⁻r की वैल्यू क्या है टोटल, क्योंकि ये तो ओपन हो गया, तो टोटल जो दोनों रेजिस्टेंस है ये सीरीज में हो जाएंगे। जब ये सीरीज में हो जाएंगे तो 9 ओम बन जाएंगे सीधे से 9, और आपका L की वैल्यू आपको पता है 2 हेनरी का इंडक्टर, तो 9/2t। तो यह आपका एग्जैक्ट पूरी इक्वेशन आ गई IT की फॉर t>0, 10/3 e⁻⁹ या फिर e⁻⁴.5t, आप कोई भी इसमें से लिख सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है वो, कि हमें दिखा रहा है कि हमने स्विच को ओपन किया है t=0 पे, मतलब ऑलरेडी वो पहले से क्लोज था। तो अगर हम t<0 की कंडीशन के लिए बात करेंगे तो स्विच को हमें क्लोज रखना पड़ेगा। ओके, ये चीज़ होगी। और यहाँ पे क्या है कि जैसे आप इसको एग्जामिन करेंगे t<0 के लिए, मतलब आपका एक इंडक्टर शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है t<0 पे, और t>0 पे एक ओपन सर्किट की तरह। इसी तरह एक कैपेसिटर जो है वो आपका t<0 पे, या फिर 0- बोलो या फिर t<0 बोलो, जो भी आपको मर्जी है, तो ओपन सर्किट की तरह काम करता है कैपेसिटर। तो वही हमने यहाँ पे बना दिया कि इस इंडक्टर को तो हमने शॉर्ट सर्किट बनाया है, ये करंट दिखा दिया, और ये कैपेसिटर को ओपन सर्किट बनाया है। अब क्योंकि ये ओपन सर्किट हो गया कैपेसिटर वाली ब्रांच, तो इसके संग का ये जो 2 ओम रेजिस्टेंस है ये किसी काम का बचा नहीं। तो अब क्या होगा कि जो ये 2 वोल्टेज सोर्स का जो वोल्टेज है, करंट है, वो इसी में फ्लो करेगा।
ओके 2 ओम का रेजिस्टेंस है, तो ये करंट सीधा सीधा सा आपको पता है कि 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा इस वाली ब्रांच में, ठीक है, इस 2 ओम के रेजिस्टेंस से सीधे सीधे 1 एम्पियर करंट। अब वोल्टेज क्या होगा, पूरा का पूरा सेम वोल्टेज इसी में ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि बाद वाली ब्रांच तो ओपन सर्किट है, तो पूरा का पूरा 2 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। तो ये करंट और वोल्टेज ड्रॉप हमने यहाँ पे निकाल लिया। ओके, इतना हमने t<0 के लिए सिंपली इसको सॉल्व किया है। अब बात आती है t>0 के लिए। अब देखो ये करंट और वोल्टेज का क्या मतलब था, क्योंकि इन इंडक्टर को, ठीक है, इस इंडक्टर को और इस कैपेसिटर को हमें इन्हीं करंट और वोल्टेज सोर्स की वैल्यू से रिप्लेस करना है। कब, फ्यूचर में, मतलब t>0 के लिए, क्योंकि वहाँ पे कोई सोर्स नहीं है। तो क्योंकि हमने इसको ओपन कर दिया, जैसे इसको ओपन किया तो आपका ये इस तरीके से बन गया। क्या बन गया कि केवल ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच दोनों सीरीज में एक दूसरे के, और इस इंडक्टर के संग हमने एक करंट सोर्स लगाया है जो कि 1 एम्पेयर का वोल्टेज करंट देता है आपको। उसको फिलहाल ऐसे वोल्टेज की तरह दिखाया हुआ माइनस प्लस करके। ओके, Ls जो है उसको, क्योंकि 1 हेनरी का आपका इंडक्टर है तो उसको S से रिप्लेस कर दिया, और ये 1/CS मतलब ये 4/S से रिप्लेस हो गया कैपेसिटर। इसके संग एक पैरेलल में सीरीज में वोल्टेज सोर्स लगाया है V0+/S से। ओके, तो ये 2/S हो गया, और इस जो वोल्टेज सोर्स की वैल्यू वो कितनी है, L × I0+। I0+ आपको पता था 1 एम्पेयर आया था, L की वैल्यू भी 1 है तो टोटल 1, तो इसकी वैल्यू 1 से रिप्लेस हो गई। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया, आपकी ये 4 वैल्यूज आ गई, S, 4/S, 2/S और 1, और इनके संग में 2 ओम का रजिस्टेंस है। अब आपको I/S निकालना है इसके अंदर, ठीक है। उसके पहले क्या देखेंगे कि टाइम कांस्टेंट, या टाइम कांस्टेंट को बाद में देखते हैं, पहले इसको I/S को सॉल्व करते हैं। तो I/S क्या हो जाएगा कि कितना सोर्स की वैल्यूज़ है, मतलब एक तो 2/S दे रहा है, एक 1 दे रहा है, दोनों का सम अपॉन टोटल कितना रजिस्टेंस टाइप का वैल्यू है, मतलब 4/S है, 2 है और S है। ईजी पार्ट है ये, तो आपका पावर सोर्सेज वाली चीज़ें हैं उनकी वैल्यू, और ये आपका जो पैसिव एलिमेंट हो गए, जितने भी पैसिव एलिमेंट हो गए उनकी वैल्यू। ओके, दिस डिवाइडेड बाई दिस, तो I क्या होता है आपका V/R, तो उसी तरीके से, तो ये कुछ इस तरीके से आया। अब आपको पता है कि अगर आपको IS से IT निकालना है तो आपको उसको इन्वर्स लाप्लास करना पड़ेगा, ये दिस इज इन्वर्स लाप्लास। तो IT से IS निकालने के लिए आपको इन्वर्स लाप्लास करना पड़ेगा, तो आप कर दो, पहले IS को फर्दर सॉल्व करो। तो ये 2+S 4+4S+S², या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं S+2 S²+4S+4, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि S+2 और नीचे S+2 का होल स्क्वायर, तो S+2 से इसका स्क्वायर कट गया, सीधे 1/S+2 बचा। अब आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर लाप्लास या इन्वर्स लाप्लास नहीं आता तो ये सॉल्व नहीं हो सकता। तो इसी IS का जैसे हम इन्वर्स लाप्लास ले लेंगे तो ये बन जाएगा e⁻²t और ut को नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। ut तो सिंपल 1 के इक्वल है, क्योंकि हमें t>0 के लिए सॉल्व करना है, तो उस पूरी कंडीशन में ut आपका पूरा 1 हो जाएगा, तो ut को आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये आपका सीधे सीधे e⁻t और अपॉन 1/2 बचा। अब क्योंकि इसकी वैल्यू कुछ e⁻t अपॉन टाइम कांस्टेंट के इक्वल होनी चाहिए, तो ये जो टाइम कांस्टेंट है, ये पूरा ये जो वैल्यू आई 1/2, दिस इज टाइम कांस्टेंट, और यही आपको यहाँ पे सॉल्व करना है कि ये टाइम कांस्टेंट कैसे सॉल्व होगा। ओके, टाइम कांस्टेंट यहाँ पे निकल के आ रहा है कि आपका यही है 1/2, ठीक है, यहाँ से निकल के आ रहा है। अब उसको रीचेक करेंगे हम, तो आप टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए सेम वही चीज़ जो हमने इधर ड्रॉ किया था इधर ड्रॉ कर लेंगे, केवल 2 ब्रांच को ड्रॉ करो और वहाँ पे सोर्सेज को सबको हटा दो। तो इधर 2 ओम, ये 1 हेनरी, ये 2 ओम, ये 1/4 फैरेड, जो हमें क्वेश्चन में गिवन था। टाइम कांस्टेंट की पर्टिकुलर वैल्यू ऐसे केस में होती है 2L/R, यहाँ पे C की वैल्यू का हमें यूज़ नहीं करना, तो 2 × L मतलब 2 × 1 अपॉन R क्या होगा, दोनों सीरीज़ में ऐड हो जाएंगे इस तरीके से। अभी ये जो सर्किट है ये सीरीज़ में ही है, तो ये आपका 2 × 1/4, ठीक है, तो 1/2 आपको दे देगा टाइम कांस्टेंट। ये तो टाइम कांस्टेंट यहाँ से वेरीफाई हो गया। अब हमने जब पीछे पढ़ा था तो हमने वहाँ पे किस तरीके का ये डैम्पिंग दे रहा है, रिस्पॉन्स दे रहा है, उसको निकालना भी सीखा था, कोई भी नेटवर्क सर्किट कैसे, इस जाई की वैल्यू से। ओके, तो = R/2 √C/L, तो ये C/L की वैल्यू लगा दो, R की वैल्यू लगा दो, सब सॉल्व करके 1 आया। इसका मतलब कि ये क्रिटिकल डैम्पिंग शो करता है। ओके, क्रिटिकल डैम्पिंग शो करता है, और उसका शॉर्ट में इक्वेशन क्या थी, C1 + C2t e⁻∞ इसको सॉल्व करने का, तो ये इसको इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा पर्टिकुलर पूरा एक हमने रिस्पॉन्स देखा, डैम्पिंग देखी, टाइम कांस्टेंट देखा, और इसका फाइनल जो करंट की इक्वेशन वैल्यू है I(t) इन द टर्म्स ऑफ IT नॉट IS, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ IT भी निकाला। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे निकाली, पॉज करके चाहे तो आप देख सकते हैं। अब चलते हैं आगे। ओके, और ये क्रिटिकल डैम्पिंग शो कर रहा है। एक बात और, तो ये किस तरीके का रेस्पॉन्स देगा, तो ये ऑसिलेटरी रेस्पॉन्स देगा यहाँ पे।
ओके, नॉर्मल रेस्पॉन्स नहीं, ऑसिलेटरी रेस्पॉन्स देगा, ये यहाँ पे और याद करना है। लास्ट पार्ट पे बिल्कुल आ जाते हैं। यहाँ पे सिंपल सा एक क्वेश्चन दिया गया है कि t इक्वल टू 0 पे हम स्विच को क्लोज करेंगे, ओके, क्लोज कर रहे हैं t इक्वल टू 0 पे। ये स्विच ओपन था, पहले ओपन था तो कोई बात ही नहीं थी, इसमें कोई भी सोर्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो ओपन स्विच में तो ये तीनों बिल्कुल एक सिंगल अपना अलग अलग एलिमेंट की तरह हैं। जैसे स्विच क्लोज किया, इसका मतलब कि हमने दो कैपेसिटर को और एक इंडक्टर को साथ में जोड़ दिया, ओके। अब यहाँ पे क्या हो रहा है वो समझने वाली बात है कि स्विच क्लोज करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, वो इंपॉर्टेंट है, समझने वाली बात। इफ़ नो एनर्जी लॉस इज देयर तो ऑसिलेटरी रिस्पॉन्स हमें मिलता है। पहली बात तो ये कहना चाह रहा है कि इफ़ नो एनर्जी लॉस इज देयर देन, ठीक है, देयर इज ऑसिलेटरी रिस्पॉन्स, तो ये हमें ऑसिलेटरी रिस्पॉन्स देगा। अब क्योंकि आप देखो कि यहाँ पे कोई भी रजिस्टर मौजूद नहीं है, ओके, और एनर्जी लॉस होगा ही नहीं, मतलब किसी के भी थ्रू, पहली बात तो इसमें एनर्जी नहीं है, या फिर मान भी लें कि ये खुद से पहले से कुछ चार्ज्ड है, ये चीज़ें चार्ज्ड हैं, तो इनकी कुछ एनर्जी होगी, पर वो क्या होगा कि वो इससे इसमें जाएगी, इससे इसमें जाएगी, फिर वापस इससे इसमें लूप बन के घूमती रहेगी। एनर्जी ड्रॉप होगा, बट वो एक तरीके से एनर्जी ड्रॉप नहीं, एनर्जी ट्रांसफ़र होगा, उसको एनर्जी ट्रांसफ़र बोलेंगे, ओके। सो इन द अबव नेटवर्क एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इज कंटिन्यूस बिटवीन द इंडक्टर एंड द कैपेसिटर। यही कहना चाह रहा है कि इस नेटवर्क में एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कंटिन्यूस है इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच में, वो लगातार होता रहेगा, ओके। इसका सीधा से क्या मतलब है कि कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होगा, इसका मतलब है कि R 0 है, और R 0 है तो इसका भी मतलब ये कि एनर्जी लॉस नहीं होगा। तो क्योंकि यहाँ पे कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है तो ये भी ऑसिलेटरी रिस्पॉन्स को ही शो करेगा, ओके। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हो गया। बाकी फिर अब यहाँ तक ये ऑसिलेटरी रिस्पॉन्स, क्रिटिकल डैम्पिंग, ये चीज़ें आई हैं जिक्र में। अब हम नेक्स्ट अपना रेजोनेंस शुरू करेंगे पार्ट, ठीक है, फिर मैग्नेटिक कपलिंग और फिर उसके बाद टू पोर्ट।